हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू एंड ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th हिस्ट्री का 7 चैप्टर इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा। राइट। सो एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बहुत डल बोरिंग कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसका सोल्यूशन है ये नोट्स की पीडीएफ, जो कहाँ पे मिलेगी आपको? टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? तो बच्चे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। अब नोट स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर आपको पॉइंट्स बना करके दिए हैं, सो दैट अगर कोई टॉपिक डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो आप डायरेक्टली इन पॉइंट्स को इधर से उठा करके उधर कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है। आप कॉपी पेस्ट से मतलब ये नहीं है कि बस रटना है ना, समझना भी है, जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें समझाते हुए चलेंगे। साथ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई एक्चुअली में क्वेश्चंस कैसे पूछता है भैया। ठीक है। ओके। चैप्टर का नाम है इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा। तो इंपीरियल कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो इसलिए बोला गया है क्योंकि ये मुगल एम्परर के टाइम पे थी, थोड़ा सा उसी स्पैन में इसका स्पैन लाई करता है। तो मुगल एम्परर काफी हद तक नदर्न एरिया को ऑक्यूपाई कर चुका था, अगेन सदर्न एरिया के ऊपर उसका इतना इंपैक्ट नहीं था। तो विजयनगरा वाज वन सच एम्पायर जिसने काफी हद तक सदर्न एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है। ये ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे बहुत सारे दक्कन के सुल्तान बैठे हुए थे, युद्ध पे युद्ध हुए और धीरे धीरे विजयनगरा बनता चला गया बहुत बड़ा विजयनगर। ठीक है। अब विजयनगर यहाँ पे एक सिटी भी है, लेकिन इस पूरे एम्पायर को विजयनगर के नाम से भी बोल दिया जाता है। राइट। फॉर एग्जांपल दिल्ली सल्तनत पूरे दिल्ली के आसपास के एरिया की थी ना, बट दिल्ली वाज द प्राइम सिटी, कैपिटल सिटी, जहां से उसका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो सिमिलरली विजयनगरा से यहाँ की इनकी बहुत सारी चीजें ऑपरेट होती थी, इसीलिए इसको विजयनगर एम्पायर भी बोल दिया जाता है। ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। हम्पी भी अगेन एक साइट है यहाँ पे। राइट। तो 1800 के अंदर कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने हम्पी के रूइंस को वर्ल्ड की अटेंशन में लाया। राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ, मैप सर्वे स्टार्ट हुआ, बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई, टेम्पल, इंस्क्रिप्शन, सब चीजों को खंगाला गया, बहुत सारे ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को खंगाला गया और धीरे धीरे इस विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया गया। ठीक है। ओके। आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? पहला ही टॉपिक है रयाज, नायकास एंड सुल्तान्स। ये जो इतना बड़ा विजयनगर एम्पायर आपको देखने को मिल रहा है भैया, इनको रूल करते थे रयास। कौन रूल करते थे? रयास। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि विजयनगर ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता था, वो धीरे धीरे सुल्तानों के साथ लड़ाइयां की, फिर इस एरिया को ऑक्यूपाई किया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे होता गया। ठीक है। तो सिमिलरली रयास हमने समझ लिया कि राजा लोग हैं विजयनगर के। नायक कौन है? नायक बेसिकली चीफ्स हैं। राइट। हम पिछले भी कुछ चैप्टर्स में पढ़ के आए थे कि सदर्न इंडिया के अंदर चीफडम्स होती थी जिनको चीफ्स रूल करते थे। ठीक है। अब विजयनगर अकेला ठहरा इतने बड़े साम्राज्य को तो रूल नहीं कर सकता है, और ऐसे कितने सुल्तानों के साथ वो लड़ेगा? सुल्तानों के साथ चलो लेट्स से लड़ भी लिया, लेकिन बहुत छोटे छोटे चीफडम्स भी होते थे यहाँ पे। तो इसने क्या किया? चीफ्स के साथ, जिन चीफ्स को यहाँ पे क्या बोले जाने लगा? नायक बोले जाने लगा। उनको बोला कि यार देखो, आप जैसे अपना स्ट्रक्चर चला रहे हो वैसे चलाते रहो भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मुझे थोड़ा सा रेवेन्यू कलेक्शन दे देना और थोड़ी हमारी पॉलिसीज मान लेता, दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है। सो देवर नायकास, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सुल्तान बताई दिए मैंने कि दक्कन के सुल्तान हुआ करते थे, है ना, जो इनके काफी सारे कंपेटिटर रहा करते थे। ठीक है। समरी मिल गई। अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर फाउंड कैसे हुआ। राइट। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लगभग इसका एस्टैब्लिशमेंट होना स्टार्ट हुआ था। तो इसको दो भाई थे, हरिहरा और बुक्का, उन्होंने फाउंड किया था। राइट। और ये जो किंगडम था ये इतना विशाल इसलिए भी था, ये सिर्फ एरिया के टर्म्स पे विशाल नहीं था, ये लिंग्विस्टिक या रिलीजियस ग्रुप्स के मामले में भी काफी ज्यादा डाइवर्स हुआ करता था। ठीक है। अब जो विजयनगर का किंग थे, वो दक्कन में सुल्तान बैठे हुए थे, उड़ीसा के अंदर गोजापतीस बैठे हुए थे, उनके साथ लड़ाई कर करके ये जो एरिया था ये बहुत ज्यादा फर्टाइल था। ठीक है। और बहुत सारा ट्रेड भी यहां से होता था, तो इनके साथ इनके कांस्टेंट कंपटीशन चल रहे होते हैं। राइट। इसके अलावा नेबरिंग स्टेट के साथ काफी अच्छा खासा इंटरेक्शन भी हुआ करता था, कभी बनती थी कभी बिगड़ती थी। तो विजयनगर के अंदर ना सिर्फ डाइवर्स लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप थे, यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर और बहुत ही आलीशान हुआ करता था, जो इतने सालों बाद तक भी आज भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से खड़े हुए हैं वहां पे, जिनका कंस्ट्रक्शन आज से ना जाने कितनों सालों पहले, कितनी सदियों पहले, कितनी सेंचुरीज पहले हुआ था। ठीक है। तो इसीलिए विजयनगर एम्पायर, मतलब एम्पायर सिर्फ लैंड से नहीं बनता है, एम्पायर बनता है कि उसका क्या मेजर और डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स थे जो उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक बने, उसका आर्किटेक्चर, उसका मे बी एजुकेशनल सेंटर, कि वहां पे कैसे कैसे लोग पाए गए हैं। राइट। एक एरिया की पहचान सिर्फ धरती से नहीं होती है, लोगों से भी पहचान होती है, उसके डिस्टिंक्टिव स्टाइल से पहचान होती है, उसके डाइवर्सिटी से पहचान होती है, उसके कल्चर से पहचान होती है। राइट।
है ना, जो हमारा स्टेट का भी स्ट्रक्चर है कि हरियाणा के अंदर एक अलग कल्चर है, पंजाब के अंदर अलग कल्चर है, तमिलनाडु के अंदर अलग कल्चर है, असम के अंदर अलग कल्चर है, लोगों का पहनने का, रहने का सारा स्टाइल डिफरेंट है। तो एम्पायर में भी यही सब चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे तमिलनाडु का जो चोला एक टाइम पे जो रूल करते थे उस एरिया को ऑब्जर्व किया, कर्नाटका में जहां पे होसल्या डायनेस्टी होती थी उस एरिया के साथ अपने साथ ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे बहुत डिस्टिंक्टिव स्टाइल यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने टेम्पल एक्सपेंशन पे बहुत ज्यादा काम किया है, आर्किटेक्चरल स्टाइल पे बहुत ज्यादा काम किया है, जो भी यहाँ पे राजा लोग आए हैं, ठीक है। जो कंटेम्प्रेरीज है, विजयनगर को विजयनगर के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले वो इसको कर्नाटका साम्राज्यमु कहते थे, ठीक है। तो अलग अलग नाम से हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो उड़ीसा के जो राजा हुआ करते थे उनको गजापति कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ एलिफेंट्स माना जाता था, बिकॉज उड़ीसा के अंदर बहुत सारे जंगल और बहुत सारे एलिफेंट्स वहां पे है, ठीक है। सुल्तान जो थे उनको अश्वपति कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस, क्योंकि सुल्तानों के पास लड़ाई करने के लिए क्या होने चाहिए थे, अच्छी ब्रीड के घोड़े होने चाहिए थे, तो इन्हें लॉर्ड ऑफ हॉर्सेस कहा जाता था क्योंकि इनके पास बहुत घोड़े थे, ठीक है। विजयनगर जो किंग थे उनको नरापति कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ मैन। धीरे धीरे लोगों के अंदर इनका इतना वर्चस्व बन गया था कि इनका टाइटल ही हो गया नरपति, ठीक है। आगे चलते हैं भैया। अच्छा, हमने समझ लिया कि कैसे विजयनगर अंपायर इतना बड़ा बना, है ना। एक दिन में तो बना नहीं, बहुत साल लगे, बहुत सारी लड़ाइयां हुई, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे सुल्तानों के साथ, गुजापति के साथ, पता नहीं किस किस के साथ लड़ना पड़ रहा है, राइट। तो अब बात करते हैं किंग्स एंड ट्रेडर्स की, राइट। तो अब ये जो एम्पायर था, अब इतना बड़ा साम्राज्य जब बनाया, इतने सारे युद्ध जब लड़े, तो कालवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, घुड़सवारी होनी चाहिए, अच्छे घोड़े होने चाहिए, राइट। तो हॉर्सेस को ये कहां से इंपोर्ट करते थे, अरेबिया से और सेंट्रल एशिया से, और इस ट्रेड को मीडिएट कौन करते थे, अरब ट्रेडर्स। और धीरे धीरे कुछ लोकल मर्चेंट्स भी यहाँ पे ट्रेड करने लग गए, कि कुछ लोकल लोग थे उन्होंने भी अपने कनेक्शंस बना लिए, तो उन्हें कहने लगे कुदराई चेटीज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ का कालवरी बहुत ज्यादा फेमस है, अरब ट्रेडर्स यहाँ पर पे आकर के सेटल डाउन हो गए हैं, साथ के साथ इनके ट्रेड में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। और मेरे पेन ने बोल दी है टाई टाई, लेट मी जस्ट फिक्स दिस। आई थिंक नहीं चल रहा ना, हाँ चल गया, ठीक है। एनीवेज वीडियो को पॉज नहीं करते हैं, यहीं से करते हैं क्योंकि कट लगाना पड़ेगा जो कि मेरा बस का नहीं है। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। ओके, एनीवेज तो पुर्तगीज अब धीरे धीरे 1498 के अंदर यहाँ पर पे आके एस्टेब्लिश हो गए थे इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर। ये भी ट्रेड और मिलिट्री बेसिस एस्टैब्लिश करने लगते हैं धीरे धीरे। विजयनगर एम्पायर के पुर्तगालियों के साथ भी बहुत अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं, राइट। तो विजयनगर का जो मार्केट था, अब ये ट्रेड में भी बहुत ज्यादा काफी कुछ कर रहा है, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रीशियस स्टोन्स, ये सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, राइट। और धीरे धीरे क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहा है, पुर्तगालियों के साथ व्यापार कर रहा है, अरबों के साथ व्यापार कर रहा है। तो अब इसका वेल्थ और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट होते जा रहा है, और भी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, तो एम्पायर और भी ज्यादा प्रॉस्पेरस बनते जा रहा है, ठीक है। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि एम्पायर जो है वो लैंड के टर्म्स में बड़ा हो रहा है, वॉरफेयर के लिए वो अच्छे घोड़े इंपोर्ट कर रहा है, अच्छे घुड़सवार इंपोर्ट कर रहा है, तो समहाउ ये सारी चीजें बैलेंस आउट करके चल रहा है, और इसी वजह से एम्पायर इतना बड़ा बना था, ठीक है। नेक्स्ट है द अपोजे एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। अपोजे मतलब कि राइज, ठीक है। राइज एंड डिक्लाइन ऑफ एम्पायर की अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें इसमें नहीं जाना है। इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली आगे जो टॉपिक आएंगे उनसे आ रहे होते हैं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेजरली 4 डायनेस्टीज ने रूल किया है। सबसे पहले आई है आपकी संगमा डायनेस्टी, ठीक है। संगमा डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट आई है आपकी सलवास डायनेस्टी, और सलवास डायनेस्टी के बाद आई है आपकी तुलवास डायनेस्टी, और तुलवास के बाद आई है आपकी अरिविदा डायनेस्टी, ना स्पेलिंग सही लिख रही हूं मैं, हाँ, अराविदु डायनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे भी अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन हुआ वो हुआ तुलवास डायनेस्टी के समय। यहाँ पे एक राजा होते थे कृष्णदेवराया, जिन्होंने 509 से लेकर के 529 लगभग 20 साल तक राज्य किया, लेकिन इस 20 साल के अंदर इस साम्राज्य को इतना फैला दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था, राइट। तो इनका जो रूल था इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, कि ये बहुत सारे चीफडम्स जो थे उनके नायकाज को अपने साथ मिलाने में सक्षम रहे, राइट। अभी तो पार्ट्स हुए हैं छोटे छोटे चीफडम्स के, लेकिन उनके साथ मेडिएट करके, उनको बना के उनके साथ भी उस पूरे एम्पायर को कंसोलिडेट करके एक बड़ा सुंदर सा साम्राज्य इन्होंने बना दिया था। और की अचीवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, रायचूर ड्रॉम एक वो एरिया था जो सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया था, जिसके ऊपर बहुत बारी लड़ाइयां हुई, लेकिन ही वाज द फर्स्ट वन इसको जीतने के लिए, ठीक है। उसके बाद रूलर्स ऑफ उड़ीसा को इन्होंने हराया 1514 के अंदर, और बीजापुर के सुल्तान जो एक बहुत ही मेजर फैक्टर रहता था, जिसके साथ पहले भी छोटी मोटी इनकी लड़ाइयां हुई थी, जो इनसे पहले वाले राजा थे, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाए, लेकिन इन्होंने इन तीनों लड़ाइयों को जीत करके साम्राज्य को और भी बड़ा बना दिया। सो दिस वाज द
ट्राइंगल अचीवमेंट फॉर हिम। कौन कौन सा? 1512 में रेचर दौब, उड़ीसा को हराया 1514 में, और बीजापुर के सुल्तान को हराया 1520 में। एंड इसके अलावा ये तो हो गया लड़ाइयों वाला पार्ट कि आपने लैंड एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने टेंपल आर्किटेक्चर के ऊपर भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। टेंपल्स के अंदर गोपुरम्स यानी बड़े बड़े गेटवे होते हैं, बहुत सुंदर। अगर आप सदर्न इंडिया में जाते हो तो बहुत सुंदर टेंपल्स है, उनके गेट्स इतने सुंदर होते हैं, इतने आलिशान, इतने बड़े होते हैं, है ना। तो उनके ऊपर धीरे धीरे उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, क्योंकि सदर्न इंडिया में हमेशा से हिस्ट्री रही है, जितने भी राजा लोग आए हैं उन्होंने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है इन टेंपल्स को, इन आर्किटेक्चर को और भी ज्यादा सुंदर रिफाइन करने में, ठीक है। ओके, तो हम पढ़ रहे थे राइज एंड डिक्लाइन। तो राइज में हमने पढ़ लिया कि संगमा आई, सलवा आई और तलवाज आई, लेकिन कृष्णदेवराया के बाद उनके जो सक्सेसर्स आए वो इतने कुछ खास नहीं आए, और धीरे धीरे इनकी डेथ के बाद जो एम्पायर था वो वीक होने लग गया, और पावर अब शिफ्ट होकर के किसके पास आ जाती है? अराविदु डायनेस्टी के पास आ जाती है, जो ज्ञान इन्हीं के सक्सेसर्स थे, लेकिन उतना अच्छे से ये इस एरिया को नहीं संभाल पाते हैं। और अब धीरे धीरे उन्हें क्या लगता है, जो चीफ जो इन्होंने चीफडम्स के साथ जो रिलेशनशिप्स बनाए थे, राइट, वो थोड़े इनडायरेक्ट रिलेशंस थे कि डायरेक्टली आप उनके लैंड को कंट्रोल नहीं करते हो, आप इनडायरेक्टली उनके लैंड को कंट्रोल करते हो, राइट। तो वो एक गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप था। तो धीरे धीरे चीफडम्स जो थी वो अपना सपोर्ट वापस लेने लग जाती है। इसके अलावा दक्कन सुल्तान के साथ इनके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। एक टाइम था जब कृष्णदेवराया थे तो उन्होंने उन सबको हरा दिया था, लेकिन अब दक्कन के सुल्तानों को पता लग जाता है इनकी कमजोरियां, और अब वो पावरफुल हो जाते हैं, राइट। सो जो बैटल ऑफ रक्षाई तागंदी थी, जिसको बैटल ऑफ तालिकोट भी कहा जाता है, जिसको यहाँ जो अरेवेदु डायनेस्टी के जो राजा थे रामाराया, उन्होंने लीड किया था, उनमें उनकी हार हो गई, और धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर जो था उसके हिस्से हो गए, उसको अलग अलग सल्तनत ने लूट लिया, ठीक है। अब उसके बाद भी काफी टाइम तक इन्होंने रूल किया, लेकिन जो मेन कैपिटल थी उससे हट करके इन्होंने पेनुकोंडा और चंदारगिरी, जो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ कैपिटल्स पड़ती थी, वहां से इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। लेकिन अब इनके पास बहुत ही कम एरिया पड़ गया था, और धीरे धीरे करते करते ये डायनेस्टी एक्सटेंड हो जाती है। मतलब यहाँ पे विजयनगर एम्पायर अब अपने डिक्लाइन पे आ चुका था, और कुछ सालों बाद बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया था। बाकी और जो पावर्स थी वो एग्जिस्टेंस में आने लग गई थी, ठीक है। तो सुल्तान और रया, सुल्तान दक्कन के सुल्तान और रया, इनके रिलेशनशिप्स हमेशा नरम कभी गरम इस टाइप के रहे हैं, ठीक है। काफी बार इन्होंने पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कॉपरेट किया है, राइट, लेकिन नहीं बनती थी। जैसे कृष्णदेवराया जो समहाउ सुल्तान को सपोर्ट भी करते थे, लेकिन वो अपने आप को यवाना किंगडम का एस्टैब्लिशर बनाते थे कि ये जो पूरा जो किंगडम है सदन वाला, इसको एस्टैब्लिश मैंने किया है, राइट। तो समहाउ बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हमें इन दोनों के बीच में आपस में देखने को मिलती थी, और धीरे धीरे करके अगेन कृष्णदेवराया की डेथ हो गई, उनके जो सक्सेसर्स आए रामाराया बैटल ऑफ तालिकोट के अंदर हार गए, और विजयनगर का सैक हो गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। सो दैट वाज द स्टोरी, द अपोजे एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर की 4 डायनेस्टीज आई। चारों में से जो तुलवा डायनेस्टी के जो राजा है कृष्णदेवराया, उन्होंने सबसे ज्यादा इस किंगडम को एक्सपैंड किया, लेकिन उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स आए वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, और धीरे धीरे करके 1565 में जो बैटल ऑफ तालिकोट थी उसमें इनकी हार हो गई, और विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, तो हमने पढ़ लिया रया सुल्तान का क्या रिलेशनशिप था, कैसे एम्पायर का राइज हुआ और कैसे उसका डिक्लाइन हुआ। अब रयाज एंड नायकाज को भी पढ़ लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नायकाज क्या थे, मिलिट्री चीफ थे, राइट, जो चीफडम्स को कंट्रोल करके रखते थे, है ना। इनके पास कुछ फोर्ट्स, कुछ एरियाज, कुछ सिटीज का कंट्रोल होता था, कुछ चीफडम्स का कंट्रोल होता था, कुछ आर्मीज इनके पास होती थी, राइट, फर्टाइल लैंड इनके पास होती थी। तो अच्छा खासा एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा था, एंड ये विजयनगर किंग्स को लॉयल होते थे। बदले में राजा इन्हें काफी कुछ प्रोटेक्शन दे देता था, पार्ट ऑफ एम्पायर ये उनके बन गए थे, राइट। तो इन्होंने क्या किया था, एक अमारा नायका सिस्टम चलाया था, राइट। तो बेसिकली जैसे दिल्ली सल्तनत के अंदर एकता सिस्टम होता था उस टाइम पे, एकता सिस्टम में यही होता था कि जो दिल्ली सल्तनत के जो राजा होते थे वो नोबल्स को अपॉइंट कर देते थे, कि जैसे इतना बड़ा अगर हमारे पास एरिया है तो यहाँ पे एक नोबल है, 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 यहाँ पे एक नोबल है। सिंपल सा लॉजिक होता था, जैसे आपका मुगल रूलर ने जमींदार्स को अपॉइंट करके रखा हुआ था कि नोबल से वो उस एरिया की पूरी उसको लिबर्टी दे देते थे कि जैसे आपको चलाना है चलाओ, आप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करो, लेकिन बदले में हमें आपसे इतना पैसा, इतना अमाउंट चाहिए, राइट। तो ये जो नायकास होते थे ये उन टेरिटरीज को गवर्न करते थे अपने अकॉर्डिंग, सो दैट इनके पास पावर इनकी रहती थी। टैक्सेस कलेक्ट करते थे और उस टैक्स में से कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, कुछ से ये अपने ट्रूप्स, आर्मी, हॉर्सेस, एलिफेंट्स इन सब के ऊपर लगा देते थे, और कुछ हिस्सा एज अ टैक्स ये राजा को दे देते थे। यहाँ पे राजा कौन है, यहाँ पे राजा है रयास, दीज आर द किंग्स, और नायक्स कौन है, आपके चीफ्स है, ठीक है।
तो ये जो सिस्टम था, इससे विजयनगर, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था, आप इतने बड़े एम्पायर को अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते हो, राइट, आपको थोड़ी बहुत सबऑर्डिनेट लेवल के ऊपर पावर को डिवाइड करना ही पड़ेगा। सो इट हेल्प्ड मेंटेनिंग विजयनगरा। काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी इनकी डेवलप रही, क्योंकि हर चीफ के पास, हर नायक के पास अपनी खुद की मिलिट्री भी होती थी, खुद की आर्मी भी होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से विजयनगर एम्पायर के लिए रूल करना और भी ज्यादा आसान हो गया, ठीक है। तो जो नायकाज होते थे वो एक एनुअल ट्रिब्यूट देते थे राजा को, साल भर की एक बारी में रेवेन्यू एक एक्स अमाउंट उनका दे देते थे, राइट। इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स भी वो उनको ला करके देते थे रॉयल कोर्ट के अंदर, ठीक है। एंड इसके अलावा एट टाइम्स इनको बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस राजा इनको और काम भी रीअसाइन करते रहता था और भी पावर देते रहता था। लेकिन 17वीं सेंचुरी तक आते आते नायकाज को रियलाइज हो गया कि यार अब विजयनगर एम्पायर जैसा कुछ भी नहीं बचा है, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे पावर है नहीं, और हम इंडिपेंडेंट एंटिटी या इंडिपेंडेंट रूलर ज्यादा अच्छे से गवर्न कर सकते हैं, राइट। तो जो सेंट्रल अथॉरिटी थी विजयनगर एम्पायर की, वो भी धीरे धीरे यहाँ पे टूटती हुई हमें दिखाई देखने को मिलती है। तो रिलेशनशिप्स काफी अच्छे थे, लेकिन वंस द एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, नायकाज आल्सो स्टेप्ड आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यही था कि हमारा का नायका का क्या सिस्टम था, ये पॉलिटिकल इनोवेशन कैसे हेल्प किया विजयनगर एम्पायर को। तो इससे बहुत ही स्मूथली वो फंक्शन कर पा रहे थे, रूल कर पा रहे थे, ठीक है। अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्शन उन्हें मिल जाता था बिना फिजूल की चिक चिक के। इसके अलावा मिलिट्री काफी हद तक स्ट्रेंथन अप हो गई थी, क्योंकि नायकाज के पास खुद की आर्मी और फोर्सेस वगैरह भी रहते थे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अगेन वही क्वेश्चन है कि अमारा नायका कौन होते थे एंड ये लोग क्या करते थे। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है, विजयनगरा द कैपिटल एंड द इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है आसपास का एरिया, ठीक है। वाटर रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो विजयनगर यू अपने खुद में एक नेचुरल वाटर बेसिन के पास था, तुंगभद्रा नदी से अच्छा खासा पानी वहां से मिल जाता था, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ऐसे एम्बैंकमेंट्स, डैम्स भी बनाए हुए थे, ऐसे स्ट्रक्चर की बारिश का पानी यहाँ पे स्टोर हो जाए, विच कुड बी यूज्ड लेटर ऑन फॉर सपोर्टिंग इरिगेशन एंड जो भी रॉयल वाटर सप्लाई उसके लिए काम आ जाता था। इसके अलावा संगमा डायनेस्टी जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, उसने कनाल भी बनवाई थी, डैम भी बनवाया था, जिससे कि इनकी इरिगेशन बहुत ही आसानी से हो जाती थी। एंड वी ऑल्सो हैव स्टडीड कि जो दोआब वाला रीजन था वो काफी फर्टाइल था, राइट। तो एग्रीकल्चरली काफी ज्यादा फ्लरिश ये लोग करते थे। पानी के नाम पे पानी है, अच्छी जमीन के नाम पे आपके पास अच्छी जमीन है, ठीक है। अब एक सबसे जो इंटरेस्टिंग फीचर रहा है विजयनगर एम्पायर का, दैट इज फोर्टिफिकेशन एंड रोड्स। बाकी राज्यों में या दिल्ली सल्तनत या मुगल एम्पायर में भी होता ये था कि जो राजा लोग होते थे वो सिर्फ अपने फोर्ट को, अपने पैलेस को, या जहां पे रहते हैं वो लोग, है ना, या जहां उनकी मिलिट्री वगैरह रहती है, जहां भी उनका रॉयल स्पेस रहता है, सिर्फ उसको फोर्टिफाई कराते थे, उसके आसपास वो बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूरे एम्पायर के पास फोर्टिफिकेशन कराया हुआ था, और 1-2 लाइनों का नहीं, 7 लाइन्स ऑफ फोर्ट्स थी, यानी 7 लेयर्स थी, कि यहां से यहां तक एग्रीकल्चर, फिर आगे चलोगे तो मतलब ऐसे एंड में आपका रॉयल पैलेस आ रहा होता था, इधर बीच में एग्रीकल्चर। तो इन्होंने सब कुछ गार्ड करके रखा था, और ऐसा इसलिए करके रखा था कि जब भी अगर आप रेड कर रहे होते हो, एक एम्पायर अगर दूसरे एम्पायर पे रेड करता है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि फोर्ट्स बने होते हैं, फोर्ट्स में घुसना इतना प्रैक्टिकली आसान नहीं होता है, आर्मीज वगैरह होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, जाकर के उनके एग्रीकल्चर को रेड कर लेते हैं कि उनके पास खाने का सामान ही नहीं रहेगा, या फिर उनके जो भी वाटर सोर्सेज हैं उनको सैक कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सब कुछ अपना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, और वॉल्स भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनाई गई थी, फील्ड्स, गार्डन, होम्स, सब कुछ इन्होंने गार्ड करके रखा हुआ था कि अगर कोई ऐसे हमला भी होता है तो हमारी ऐसी चीजों के ऊपर अटैक ना हो पाए, ठीक है। अब जो फोर्टिफिकेशन था वो अर्बन एरिया के अंदर अलग से लाइनिंग हुई थी, फिर रॉयल सेंटर्स के अंदर अलग से लाइनिंग हुई थी, राइट। तो इंडिविजुअल वॉल्स ऐसे अलग अलग एरिया को गार्ड कर रही थी, राइट। तो ये अपने एग्रीकल्चर लैंड को भी प्रोटेक्ट करके रखते थे विद इन द फोर्ट, नॉट जस्ट स्टोरिंग फूड। ऐसा नहीं है कि जहां पे खाना स्टोर किया है उन गोडाउन्स को इन्होंने फोर्टिफाई किया है, नहीं, एग्रीकल्चर लैंड के आसपास भी इन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दिया है। तो पूरे एम्पायर के अक्रॉस आपके पास यहाँ पे अच्छा खासा प्रोटेक्शन सिस्टम देखने को मिलता है, राइट। अब ये जो फोर्ट के अंदर जाने का एक्सेस है, ये बहुत बड़े बड़े गेट्स लगे होते थे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर। तो अगेन हमें आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है कि वाइड वेराइटीज यहाँ पे हैं, राइट। आगे चलते हैं, तो मेरा पेन फिर से अटक गया है, मनहूस पेन चल जा, नहीं चलेगा यार, ये आज जिस दिन मैं काम कर रही होती हूँ ना उस दिन सब खराब हो जाता है, मेरा लैपटॉप खराब हो जाता है, मेरा पेन खराब हो जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, सब हो जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, रोड्स जो थे
अच्छा, रोकी टेरेन के ऊपर ये रोड्स को नहीं बनाते थे, राइट। इसके अलावा अच्छे खासे बाजार यहाँ पे लग रहे होते थे। तो अगर हम लाइफ देखते हैं तो वो काफी अच्छी है लोगों की। यहाँ पे राजा अच्छे से उन्हें प्रोटेक्ट करके भी रखता है, बाजार भी है, अर्बन एरियाज भी है, पानी का अच्छा सोर्स भी है, एग्रीकल्चर के लिए आपके पास अच्छी लैंड भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि कैसे ये फोर्टिफिकेशन का सिस्टम जो था ये यूनिक था। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो कि 7 दीवारों की भाई ने फोर्टिफिकेशन किया हुआ था। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी के अराउंड है। तो विजयनगर का प्लान तो मैंने ऐसे लगाया जैसे हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऑल्दो में समझ कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि ये रॉयल पैलेस है, ये सेक्रेट सेंटर है, ये सारी जो वॉल्स दिख रही हैं लाइनिंग से जो दिख रही है ये फोर्ट लाइन्स है कि ऐसे पूरा आपका गार्ड किया हुआ है। और क्या दिख रहा है हमें, ये अर्बन एरिया है, ये कोर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, और गेटवेज भी अच्छे खासे बहुत ही विशाल बने हुए थे, बहुत बड़े बने हुए थे, और ये इंडो इस्लामिक स्टाइल में थे, यानी इंडियन प्लस जो आपका इस्लामिक स्टाइल है उन सब का मिक्स बना हुआ था, राइट। सो आर्किटेक्चरल टर्म्स पे भी काफी अच्छा खासा काम यहाँ पे देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन कोर ऑफ विजयनगर की। अगर हम बात करते हैं तो हमें ज्यादा कुछ अर्बन या ऑर्डिनरी हाउसेस के एविडेंसेस कुछ मिले नहीं है, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो सिटी थी वो सैक हो गई थी, फिर दूसरे रूलर्स आ जाते हैं, फिर उनके बाद और दूसरे रूलर्स आ जाते हैं, तो ऐसे चलते रहता है। बट वी गेट टू नो कि यहाँ पे काफी सारे चाइनीज हमें कुछ सामान मिले हैं, ठीक है, प्रोक्लेन्स मिले जो ये जस्टिफाई करते हैं या ये हमें एविडेंस देते हैं कि बहुत सारे वेल्दी ट्रेडर भी रहा करते थे। ठीक है, और हमें यहाँ पे बहुत सारे टॉम्स और मॉस्क भी देखने को मिले हैं। ठीक है, तो टेम्पल भी है तो टॉम्स भी है, तो समहाउ रिलीजियसली भी डाइवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है एक 16th सेंचुरी के ट्रैवलर आए थे बरबोसा, उन्होंने इनके ऊपर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि जो हाउसेस थे वो थैच थे, यानी थोड़े झुग्गी झोपड़ी टाइप बने हुए थे, मतलब कच्चा सामान भी उन पे लगा हुआ था बट दे वर सॉलिड, तो बहुत सही तरीके से वो बिल्ड हुए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमें श्राइन मिले हैं, बहुत छोटे छोटे टेम्पल मिले हैं, कम्युनिटी कल्ट्स भी मिले हैं स्कैटर्ड थ्रू आउट द कोर। इसके अलावा वाटर सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो हमें वेल्स मिले हैं, रेन वाटर टैंक्स मिले हैं और टेम्पल टैंक्स भी मिले हैं। तो अच्छा खासा सिस्टम मैकेनिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं द रॉयल पैलेस, जहां पे राजा लोग रहते थे। तो ये सदर्न वेस्ट पार्ट में था और इस रॉयल पैलेस के अंदर ही आपके लगभग 60 टेम्पल्स थे, राइट। तो काफी क्लोज कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है टेम्पल पेट्रोनेज एंड रॉयल अथॉरिटी के बीच में, यानी जो किंग लोग हैं वो टेम्पल्स के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं, उनको बनवाते हैं और उनके अंदर काफी कुछ मानते हैं, बहुत सारी बिलीव्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बिल्डिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो रॉयल पैलेस के अंदर ही हमें कुछ 30 विशाल अलग अलग कॉम्प्लेक्स देखने को मिले, अलग अलग तरीके के, कुछ महल हैं तो कुछ और स्ट्रक्चर हैं, कुछ फूड को स्टोर करने के लिए हैं तो कुछ और क्वार्टर्स वगैरह हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, अनलाइक टेम्पल्स हमें यहाँ पे काफी सारे सेकुलर स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले हैं, ठीक है, बट उनके हमें ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले कि एक्चुअली में उनका यूज केस क्या था, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, तो जो पैलेस था उसमें 2 मेन प्लेटफॉर्म्स होते थे, एक आपका ऑडियंस हॉल है और दूसरा महानवमी डिब्बा है। ऑडियंस हॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये एक हाई ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था, ठीक है, कि ये है, लेकिन इसमें ऊपर से नीचे तक ऐसे वुडन वो लगे हुए हैं, ऐसे वुडन पिलर्स जो ऊपर वाली छत को ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब उसका रेलेवेंस समझ में नहीं आया, क्योंकि वुडन पिलर्स के बीच में जो स्पेस है वो काफी कम है, तो लोग अगर इस प्रेयर हॉल में आकर के खड़े भी होंगे तो मतलब इतनी सारी वुडन की लकड़ियां है, लेट्स से ये आपका फ्लोर है तो ऐसे वुडन की लकड़ियां ऐसे रखी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, तो स्ट्रक्चर हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि फ्री स्पेस बहुत ज्यादा कम है कि अगर लोग एक्चुअली में प्रेयर करने बैठे भी तो क्या करेंगे, और हमारे पास ऐसा कुछ रिटन एविडेंस भी नहीं है, तो हम इसको समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली इसका यूज केस क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है महानवमी डिब्बा। तो महानवमी डिब्बा भी एक मैसिव प्लेटफॉर्म है जिसके आसपास बहुत ही सुंदर क्रेविंग्स की गई हैं, राइट। ये भी एक वुडन स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है। अब मेनली इसको 2 तरीके से लोग एसोसिएट कर रहे होते हैं महानवमी फेस्टिवल से, कि नवरात्रि होती है 9 दिन की और फिर 10वें दिन आपका दशहरा होता है, राइट। तो जो हिंदूज के अंदर काफी एक कॉमन रिचुअल है, तो लोगों ने उससे उसको एसोसिएट करने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जो भी हमें एविडेंस मिला है उसके बेसिस पे। तो मेनली लोग यही डेसिफर कर पाए हैं या यही डिफाइन कर पाए हैं, तो मे बी कि इस प्लेस को इमेज वर्शिप के लिए यूज किया जाता होगा, ठीक है, या स्टेट हॉर्सेस के लिए, एनिमल सेक्रीफाइसेस के लिए यूज किया जाता होगा। जब कोई इंपॉर्टेंट रिचुअल सेलिब्रेट होते होंगे, फेस्टिवल्स होते होंगे, तो डांसेस, रेसलिंग या प्रोसेशंस के लिए इनको यूज किया जाता होगा, राइट। कि एलिफेंट्स और हॉर्सेस की जो रैलियां निकलती होगी तब यहीं से निकलती होगी, तो उसके आसपास बहुत सारा खुला एरिया भी था, राइट। इसके अलावा कि जब नायकास जब अपनी आर्मीज को लेकर के आते थे तो उनकी ट्रिब्यूट्स के लिए, उनकी रैली वैली के लिए, उनके शो के लिए मे बी इस प्लेस को यूज किया जाता था, बट अगैन हमारे पास कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है। तो स्कॉलर्स आज भी डिबेट करते हैं कि महानवमी जो डिब्बा है वो एक्चुअली में क्या है, कि एक रिचुअल सेंटर है, कोई रिलीजियस साइट है, या फिर एक नॉर्मल पीस ऑफ बिल्डिंग है, राइट। तो ये भी आज भी स्कॉलरली इंक्वायरी का
एक डिबेटेड टॉपिक ही रहा है। ठीक है, तो आपको जो भी रिचुअल्स आप समझ पाए हैं, पढ़ पाए हैं, आपको वहीं यहाँ पे लिखने देने हैं। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। रॉयल सेंटर में हमने पढ़ लिया कि आपका रॉयल पैलेस है, हमने पढ़ लिया कि और क्या पढ़ा है हमने पढ़ लिया कि महानवमी डिब्बा है और ऑडियंस हॉल है। हमने पढ़ा कि कुछ 60 बड़े टेम्पल्स है, 30 कॉम्प्लेक्स है और 2 स्ट्रक्चर्स हमारे मेन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बिल्डिंग्स हमें रॉयल पैलेस में अगर देखने को मिलती है तो लोटस महल देखने को मिलता है, जो कि मेजरली माना जाता है कि एक काउंसिल चैम्बर होगा, मे बी कुछ मीटिंग्स यहाँ पे होती हो, एंड ये लोटस की शेप का है, तो दैट्स वाई इसको नेम लोटस टेम्पल दिया गया है। अदर देन दैट हमारे पास इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि एग्जैक्ट यूज केस क्या था। नेक्स्ट है हजारा रामा टेम्पल, जो मेनली किंग और उसकी फैमिली ही यूज करती है, एंड उसके ऊपर रामायण के बहुत सारे सीन्स को वहां पे डिपिक्ट करके दिखाया गया है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे अगेन कोई भी सेंट्रल इमेज या श्राइन कुछ भी नहीं है कि लेट्स से आप मंदिर में जाते हो तो एक स्पेसिफिक मूर्ति होती है कि अच्छा भगवान शिव जी का मंदिर है, भगवान हनुमान का मंदिर है, राइट। तो सेंट्रल श्राइन यहाँ पे नहीं है, राइट। तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि लोग एग्जैक्टली पूजा किस चीज की कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है ओके, तो जब डिस्ट्रक्शन हो गया, जब हमने पढ़ा कि विजयनगर का एम्पायर सैक हो गया था, डिक्लाइन हो गया था बैटल ऑफ टालीकोट के बाद, तो काफी कुछ यहाँ से डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन काफी जो फिजिकल फीचर है, जो पड़ा सॉरी जो भी वहां पे कंस्ट्रक्टेड है, उसी के बेसिस पे हमने काफी कुछ यहाँ से समझने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा नहीं रहा है, अगर आप सदर्न इंडिया में हमेशा से जाते हो तो इनसे पहले विजयनगर एम्पायर से पहले जो किंग्स आए उन्होंने भी काफी हद तक टेम्पल्स के ऊपर काम किया है। इनके बाद जो भी किंग्स आए, नायकास भी अगर यहाँ पे रहते हैं इन प्लेस के अंदर, चीफ्स बन के रहते हैं, तो उन्होंने टाइम टू टाइम टेम्पल्स के ऊपर अच्छा खासा काम किया है, इसीलिए वो इतने ज्यादा प्रिजर्व वहां पे रहे हैं। ठीक है, तो लोटस टेम्पल का जो एलिवेशन ड्राइंग है वो काफी इस तरीके से है, मतलब वो पिरामिड टाइप्स हैं, राइट, विच इज अ वेरी डिस्टिंक्टिव फीचर कि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी कि हम इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना पाए, राइट। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट बट लिखा हुआ था तो मैंने डाल दिया। ओके, तो हमने पढ़ लिया है अभी तक। हम एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं क्योंकि मैडम ये भूल गई है थोड़ा सा। तो हमने स्टार्टिंग की थी अपने चैप्टर की। ओके, पहला टॉपिक था रयास। रयास वर द किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, और सबसे फेमस कौन थे? कृष्णदेव रया, जिन्होंने 3 बैटल्स को जीता, रायचा दोआब को जीता, उड़ीसा को डिफीट किया 1514 में, और फिर 1520 में आपका बीजापुर के सुल्तान को हराया। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसका राइज से लेकर के डिक्लाइन तक हम पढ़ाए। 4 डायनेस्टीज थी, लेकिन कृष्णदेव रया के बाद जो डायनेस्टी आई या जो उनके सक्सेसर्स आए वो काफी वीक थे, और 1565 में बैटल ऑफ टालीकोट के अंदर हमें ये लोग हार गए और धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला। ठीक है, सुल्तान के साथ इनकी कभी बनती थी तो कभी बिगड़ती थी, तो वो रिलेशनशिप्स हमेशा वैसे ही रहे, और बैटल ऑफ टालीकोट के बाद सुल्तान ने धीरे धीरे अपने एरियाज को दोबारा से ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। सेम गोज फॉर नायकास। तो ये आपके चीफ्स थे जिनके साथ हमारा नाय का रिलेशनशिप चलता था। हमारा का मतलब होता है लैंड, आई थिंक, कि राजा ने आपको लैंड दिया कि लैंड के ऊपर आपका कंट्रोल है, आप मुझे थोड़ा बहुत रेवेन्यू कलेक्शन ला करके देते रहो। उसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया विजयनगर एम्पायर का। हमने वाटर पढ़ा, ठीक है, हमने उनका फोर्टिफिकेशन पढ़ा, देन फिर हमने रॉयल सेंटर पढ़ा। तो रॉयल सेंटर में भी हमने पढ़ा कि कैसे कैसे राजा के महल थे, कितने टेम्पल थे। उसमें भी 2 इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं या फीचर्स हैं। वन इज योर ऑडियंस हॉल, जिसका रेलेवेंस हमें अभी समझ नहीं आया, मतलब यूज के समझ में नहीं आया, और दूसरा है महानवमी डिब्बा, जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको लोग नवरात्रि और दशहरा से एसोसिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रॉयल सेंटर में और कौन कौन सी बिल्डिंग्स है। तो हमने पढ़ा कि एक लोटस टेम्पल है, एक हजारारामा टेम्पल है, और हमने यही 2 टेम्पल्स पढ़े। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है द सेक्रेड सेंटर, चूजिंग अ कैपिटल। तो जो नॉर्दर्न सिटी है जो वो लाई करती है बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर पे, विजयनगर की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, लोकल ट्रेडिशंस में भी एक स्टोरी है कि जो पंपा देवी थी, जो एक रानी थी यहाँ की, सॉरी गॉडेस है, जिसको वर्शिप किया जाता है, उन्होंने काफी सालों तक तपस्या की थी हिल्स के अंदर भगवान विरूपाक्ष से मैरिज करने के लिए, राइट। और भगवान विरूपाक्ष को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ये 2 मेन फिगर्स यहाँ पे आ जाते हैं, पंपा देवी एंड विरूपाक्ष। ठीक है, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा टेम्पल भी बनाया गया। और ये जो डिवाइन मैरिज थी इनकी, कि इन्होंने तपस्या की, उसके बाद भगवान शिव इनसे प्रसन्न होकर के इनसे शादी भी करते हैं, तो ये आज तक सेलिब्रेट होती है एनुअली। कहाँ पे? विरूपाक्ष टेम्पल के अंदर, राइट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो रीजन रहा है ये विजयनगर एम्पायर के से पहले भी जो भी डायनेस्टीज यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई है, पल्लवाज आए हैं, चालुक्याज आए हैं, चोलाज आए हैं, उन्होंने भी काफी हद तक टेम्पल बिल्डिंग
करके रखी है एंड धीरे धीरे इनके सक्सेसर्स ने भी उसी चीज को फॉलो अप किया है, राइट। सो टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समहाउ ये रूलर की, किंग की लेजिटिमेसी को भी स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी आई थिंक डिस्कस किया था भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के अंदर, कि यूजुअली भी अगर आप देखते हो तो आज के टाइम में हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, दे समहाउ इंटरकनेक्ट देमसेल्फ विद सम रिलीजन या विद सम कल्चर, उससे उनके फॉलोअर्स भी उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। लेट्स से अगर मेरा कोई आइडियल है एंड वो भी उस सेम रिलीजन को या कल्चर को फॉलो करता है या उस सेम बिलीफ को मानता है जिसको मैं मानती हूँ, तो समाउ मेरा कनेक्शन उससे और भी ज्यादा थोड़ा सा डीप हो जाएगा कि यार ये भी उसी चीज में मानता है, ऑल्दो ना मैं उससे कभी मिली हूँ ना मैं उसे जानती हूँ, बट समहाउ दिस एक्ट एज अ वेरी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल पॉइंट कि हम एक कॉमन ग्राउंड पे है किसी चीज को लेकर के, राइट। सो इसीलिए टेम्पल्स अगेन जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि राजा लोग अच्छा खासा यहाँ पे, मतलब अगेन उनका एक वो होगा, बिलीफ होगा, मे बी वो जेन्युइनली उस रिलीजन को मानते हो, लेकिन एक पॉइंट ये भी होता है कि वो उनको लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, बिकॉज समहाउ उनको लोगों का सपोर्ट और भी ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। सो यही था कि दे सर्व्ड एज सेंटर फॉर रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड इनको रॉयल ग्रांट्स भी मिलते रहते थे, राजा से जो भी हो पाता था, कभी कोई बड़ा गेटवे बनवा दिया, कभी कोई लैंड ग्रांट करती, या जो भी उनसे प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता था, वो सारा सपोर्ट राजा लोग टेम्पल्स को दे रहे होते थे, ठीक है। तो विजयनगरा की जो लोकेशन थी वो लाइकली इसीलिए भी एज ए कैपिटल टाउन चूज की गई, एक तो हमने पढ़ लिया कि उसकी लोकेशन बहुत सही है, ठीक है, इसीलिए भी चूज की गई हो मे बी क्योंकि वहां पे भगवान विरूपाक्ष का टेम्पल था एंड बहुत सारे लोग भगवान विरूपाक्ष और पंपा देवी की पूजा भी करते थे, ठीक है। इवन जो विजयनगर के किंग थे वो ये भी क्लेम करते थे कि हम भगवान विरूपाक्ष के बिहाफ पे ही रूल करते हैं, आप लोगों को अपना राज दरबार चलाते हैं, ठीक है। तो जितने भी जो रॉयल ऑर्डर्स होते थे उनके ऊपर सिग्नेचर भी श्री विरूपाक्ष का, भगवान विरूपाक्ष के नाम का ही होता था कन्नड़ स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अब जो रूलर्स थे इन्होंने अपने आप को टाइटल भी दिया था हिंदू सुल्तान का, राइट। तो समहाउ किंग्स क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली टेम्पल्स को सपोर्ट करके इनडायरेक्ट सपोर्ट ले रहे हैं लोगों का, साथ के साथ वो थोड़ा सा वो होता है ना कि एक क्या बोलते हैं, स्लाइट सॉफ्ट मैनिपुलेशन होता है ना, तो वो भी कर रहे हैं अपने आप को गॉड से कंपेयर करके कि यार हम तो उनके अवतार हैं या हम उनके बिहाफ पे आपको रूल कर रहे हैं, अपने सारे ऑर्डर्स को भी उनके नाम पे साइन कर रहे हैं, खुद को टाइटल्स भी वैसे ही दे रहे हैं, राइट। सो ये ट्रिक्स होती है लोगों के साथ खेलने की, राइट, अपनी खुद की लेजिटिमेसी को स्टैब्लिश करने की, यार हम ही भगवान का रूप है, तो वो लोग उनको और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, उन लोगों की और भी ज्यादा बातें मानेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमेशा से चलती आई है, नथिंग न्यू। नेक्स्ट टॉपिक आता है इनोवेशन एंड ट्रेडिशंस। तो विजयनगर के जो रूलर्स थे दे इंट्रोड्यूस्ड रॉयल पोर्ट्रेट्स स्कल्पचर्स इन द टेम्पल्स। तो विजयनगर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफी कुछ यार, कि आर्किटेक्चर के अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे वो किए हैं, जैसे लोटस टेम्पल वाज वेरी गुड, जो विरूपाक्ष टेम्पल था उसके ऊपर भी इन्होंने बाद में ईस्टर्न में एक बहुत बड़ा गेटवे बनवाया, राइट। तो इसके अलावा ये रॉयल विजिट्स वहां पे करते रहते थे, नायकाज को भी ये लेकर के जाते थे क्योंकि नायकाज का सपोर्ट अपने चीफडम में होता था, तो समां वो सारी टैक्टिक्स और वो सारी चीजें यहाँ पे चल रही होती थी, ठीक है। ओके, तो विरूपाक्ष टेम्पल का हमें प्लान दिया हुआ है कि 2 मेजर गेटवे है जो ब्लैक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, और जो ये टाइनी डॉट्स हैं, हाँ ये उन पिलर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो यहाँ पे भी वही सेम है कि टेम्पल स्ट्रक्चर के अंदर अगर इतने पास पिलर्स हैं कि वो दीवार से अटके हुए हैं तो स्पेस कम बच जाता है, तो अगर हमें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम भी होता है कि इनका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है क्या, किस तरीके से, राइट। और इसके अलावा हमें बहुत ही बड़ा एक प्रेयर हॉल देखने को मिल रहा है, पेविलियंस हैं, कॉरिडोर्स हैं बहुत सारे, तो अच्छा खासा स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक टैंक भी बनाया गया है रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, यहाँ पे आपका मेन श्राइन है, राइट। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है गोपुरम्स एंड मंडप्स। गोपुरम्स एंड मंडप्स की अगर हम बात करते हैं तो विजयनगर का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो काफी ग्रैंड है, ठीक है। रॉयल गोपुरम्स, गेटवेज हैं, बहुत बारी पढ़ चुके हैं यार हम इन पॉइंट्स को, ठीक है। एनीवेज ये जो गोपुरम्स हैं ये बहुत दूर से आपको विजिबल हो जाते हैं, एंड जो भी राजा लोग इनको बनवाते थे उनके ऊपर अपना थोड़ा बहुत नाम वगैरह लिखवा देते थे, तो राजा का भी नाम हो जाता था, ठीक है। डिस्टिंक्टिव फीचर ये है कि टेम्पल्स के अंदर मंडप होते थे, राइट, जो शादी का मंडप होता है वो होते थे, ठीक है, और उसके आसपास ये से पिलर्स होते थे, है ना। तो शादी, आई थिंक मैरिज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हर इंसान कर रहा होता है, एंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, है ना, सबके लिए। सो समहाउ टेम्पल्स के अंदर ये होना भी अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव फीचर है। तो ये कल्याण मंडप होता था, एंड ऐसे भी हमें काफी सारे टेम्पल्स के अंदर मंडप देखने को मिले हैं। विरूपाक्ष टेम्पल की बात करते हैं तो देखो कितना सुंदर है, मतलब कितना सुंदर गेटवे, राइट। सो ये ओवर सेंचुरीज बना है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे बन गया था। विजयनगर
एम्पायर बनने से भी पहले बन चुका था, इससे पहले जो राजा रहे हैं, चोला पांड्या जो भी रहे हैं, उन लोगों ने भी काफी इन्वेस्ट किया है। तो विद टाइम और इनके बाद भी जो सक्सेसर्स इनके आए हैं उन्होंने भी काफी हद तक कभी कुछ बनवा दिया, कभी कुछ बना दिया। तो ये इतना विशाल बहुत टाइम तक बना है, 9th-10th सेंचुरी के अराउंड इसका ओरिजिन माना जाता है। बट ये एक्सपैंड सबसे ज्यादा हुआ था विजयनगर रूल के टाइम पे, ठीक है। किंग जो कृष्णदेव राया थे, इन्होंने रिचली कार्व्ड पिलर होल्स बनवाए थे और एक बहुत ही सुंदर सा ईस्टर्न गोपुरम, ईस्टर्न गेटवे भी बनवाया था। अब जो हॉल्स होते थे वहां पे म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज होती थी, डिवाइन मैरिजेस भी होती थी, मंडप था तो डीटी को लेकर के जो भी आपके वहां पे भगवान विरूपाक्ष है और पंपा देवी मैया हैं उनके लिए भजन कीर्तन किए जाते थे, राइट। स्पेशल इमेजेस उनकी फीचर की जाती थी। तो आए दिन वहां पे अच्छी खासी पूजा होती रहती है, ठीक है। दैट वाज विरूपाक्ष टेम्पल। क्वेश्चंस आते हैं इनसे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक है विठाला टेम्पल। विठाला जो है वो भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसकी काफी पूजा होती है महाराष्ट्र के अंदर, राइट। तो हमें यहाँ पे विठाला टेम्पल भी देखने को मिला है। तो हमें देखने को मिल रहा है कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ साथ या आसपास के भी कल्चर्स और ट्रेडिशंस को यहाँ पे इनकलकेट करने की कोशिश राजा लोगों ने की है। इस पे भी काफी सारे हॉल्स हैं। और एक ये जो चैरियट का डिजाइन है ये बहुत यूनिक है। ये हमारे नोट के ऊपर भी है, 50 के नोट के ऊपर। आई एम नॉट श्योर कि सारे नोट्स के ऊपर है या नहीं, आई थिंक सारे नोटों के ऊपर होता है, राइट। तो ये जो चैरियट है ना, ये भगवान विष्णु का ही माना जाता है, मतलब उन्हीं को ही रिजेंबल करके यहाँ पे बनवाया गया है। तो ये हमारे नोटों के अंदर भी देखने को मिलता है। तो जो चैरियट स्ट्रिट है, स्ट्रिट ही इतनी सुंदर तरीके से सजाई गई है ये पूरी, ठीक है। और जो नायकास जो बाद में रहे, इन्होंने काफी विद टाइम इन टेम्पल्स को और बड़ा कंटिन्यू ये करते रहे हैं और बड़े बड़े ग्रेट ग्रैंडवेज ये बनाते रहे हैं। ये जो चैरियट है विठाला टेम्पल का, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारे करेंसीज के अंदर भी यूज होता है। तो आपको डिस्टिंक्टिव फीचर बताने हैं वृक्षका टेम्पल के और विठाला टेम्पल के। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लोटिंग प्लेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार्स। तो एक्सप्लोरेशन जो था इट स्टार्टेड, हमने पढ़ के आए थे पहली स्लाइड के ऊपर कि मकंजी ने 1800 के अंदर यहाँ से एक्सकेवेट करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे बहुत सारे लोग आकर के इसमें इंटरेस्टेड हुए। 20th सेंचुरी के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट था इंडिया का, उन्होंने भी इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। 1976 हम्पी जो यहाँ पे एक साइट है उसको नेशनल इंपॉर्टेंस की साइट डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वहां पे भी बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अर्ली 1980s की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। जगह जगह से लोग आते हैं, बहुत सारे साइट्स बनाते हैं। साइट को कुछ 25 पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी डिटेल मैपिंग की जाती है। जो भी स्कल्पचर्स हमें यहाँ से मिले, स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ से मिले, श्राइन्स थे, रेजिडेंट्स थे, टेम्पल्स थे, रोड थे, बाजार थे, सब चीजों को स्टडी करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। पिलर बेसिस एंड प्लेटफॉर्म्स रिवील करते हैं। जैसे जो मंदिर है उसके आसपास जो भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, अभी भी यूजुअली होता है कि मंदिर के आसपास जो भी प्लेटफॉर्म बने होते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा वहां पे मार्केट एग्जिस्ट करती है, राइट। तो वही सेम एविडेंसेस हमें वहां पे देखने को मिला है। विद टाइम वुडन स्ट्रक्चर वेनिश हो गया, क्योंकि एक पॉइंट के बाद लकड़ी आपकी गलने लग जाती है। बट समहाउ जो भी हमारे पास बचा है उससे पास्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं हमारे हिस्टोरियंस, राइट। हाईलाइट इमेजिनिंग लॉस्ट वुडन एलिमेंट्स। हाँ, तो वो इमेजिन करते हैं कि मे बी यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रहा होगा या ये स्ट्रक्चर रहा होगा। तो उस सब के ऊपर काफी हद तक पढ़ाई यहाँ पे हुई है। बहुत सारे लोगों ने आकर के रिसर्च किया है, बिकॉज ये बहुत बड़ा एम्पायर था। मतलब इस चैप्टर में भी अगर आप देखते हो तो मोर देन स्टडिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमिक वो सब पार्ट, हम उसके आर्किटेक्चर को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। हमने रॉयल पैलेस को बहुत डिटेल में पढ़ा है, हमने महानवमी डिब्बा को बहुत डिटेल में पढ़ा है, राइट। सो दीज थिंग्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन, राइट। हिस्ट्री ऑफ अ नेशन सिर्फ वॉर नहीं है। हिस्ट्री ऑफ अ नेशन ये नहीं है कि कौन राजा आया, कौन गया, किसने कितनी लड़ाइयां लड़ी, नहीं। हिस्ट्री ऑफ अ नेशन है उसका कल्चर, उसका आर्किटेक्चर, कि उस टाइम पे कैसा था, जब इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने बड़े बड़े टेम्पल्स थे। तो इमेजिन करके देखो कितनी बड़ी मार्केट लगती होगी, कितना बड़ा ट्रेड होता होगा। समहाउ सब कुछ कनेक्टेड उसी से है, लेकिन आर्किटेक्चर, टूरिस्ट प्लेसेस, राइट, और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे पास उस टाइम पे थी कि हमने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ द कल्चर ऑफ द कंट्री। वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन इन सर्च ऑफ आंसर्स। तो बिल्डिंग्स के अंदर काफी सारे स्पेसेस को दिखाया गया है, ऑर्गेनाइज्ड है, मटेरियल यूज या कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को हमने पढ़ने की कोशिश की। जो फोर्टिफिकेशन का तरीका है कि राजा लोग सिर्फ अपने रॉयल पैलेसेस को फोर्टिफाई करके रखते थे। ये साम्राज्य शायद इतना बड़ा इसलिए भी बन पाया क्योंकि राजा लोगों ने इस पूरे एरिया को फोर्टिफाई करके आगे की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी ध्यान दिया, राइट। स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके समझ में आता है कि अच्छा इस टाइम पे ऐसे आइडियाज थे। हमने देखा कि टॉम्स भी यहाँ पे हैं, राइट। मुस्लिम जो इंडो इस्लामिक स्कल्पचर्स हैं, आर्किटेक्चर है, वो भी यहाँ पे है। तो हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा वहां की भी इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, राइट। जो बिल्डिंग के ऊपर मैसेजेस वगैरह लिखे हुए हैं, कल्चरल सिंबल्स लिखे हुए हैं, उससे भी काफी कुछ हमें उस टाइम के बारे में पता चलता है। सिंबल्स को समझ करके, लिटरेचर को कंबाइन करके काफी कुछ हम उस टाइम के बारे में समझ पाते हैं। अब लिमिटेड नॉलेज अबाउट कॉमन पीपल के बारे में ज़्यादा नहीं है, राइट, क्योंकि हमें राजा लोगों के बारे में ही काफ़ी कुछ जानकारी मिल रही है। हमें ये भी नहीं पता कि क्या कॉमन पीपल को रॉयल पैलेस में जाना अलाउड था, सीक्रेट एरियाज में जाना अलाउड था, तो उसके हमारे पास कोई भी एविडेंसेस नहीं है, राइट। सो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो अगेन चैप्टर की जो स्टार्टिंग थी वो वहीं से हुई थी, बीच में मैंने एक बार रिकैप दिया था। रायाज कौन थे, नायकास एंड सुल्तान, ये था हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। उसके जस्ट बाद ही हम आ गए थे अपने विजयनगर एम्पायर के ऊपर। विजयनगर एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा कि विजयनगर को ही क्यों कैपिटल टाउन चूज किया गया। पहला, इसका जो लोकेशन था वो काफी आइडियल था, आसपास अच्छा खासा फर्टाइल एरिया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी था। दूसरा, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है वो है भगवान विरूपाक्ष का टेम्पल यहाँ पे था, तो मे बी वो भी लिया गया हो। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे रॉयल पैलेस को पढ़ लिया कि उसके अंदर कौन कौन से और स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, फिर हमने टेम्पल्स को डिटेल में पढ़ लिया, राइट। दो टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्षका और विठाला। बहुत रेयरली होता है कि क्वेश्चन आ जाता है, बट यहीं से क्वेश्चन आ रहा होता है। मेन क्वेश्चन अगर आता है तो महानवमी डब्बा से आ रहा होता है। ठीक है, चैप्टर बहुत ईजी सा था, अगर आप इसको स्टोरी टेलिंग के तरीके से ही याद रखोगे तो बहुत आसानी से याद हो पाएगा। एंड आई जस्ट रियली होप कि मैं आपको उस सिंपल तरीके से समझा भी पाई हूँ। ठीक है, लेट्स से इफ यू हैव एनी constructive feedback or criticism, so you are free to write it down in the comment section। तो आप उसको लिख सकते हो। I'll surely try working on that, उसके ऊपर improve करने की कोशिश करूंगी। And I just really hope कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट शेयर लाइक सब्सक्राइब सब कर देना। So that's all for today, see you in next, bye bye।